दुनिया में बहुत से ऐसे रहस्य और घटनाएं हैं जो आज तक एक मिस्ट्री ही बनी हुई है, जैसे कि श्राउड ऑफ तुरीन पर आखिर जीसस क्राइस्ट के डेड बॉडी के निशान कैसे आए, और क्या तूतनखामुन का खंजर अंतरिक्ष से आया था? क्यों उसने वैज्ञानिकों को 100 साल तक ये मानने के लिए मजबूर कर दिया कि ये खंजर इस दुनिया का है ही नहीं? सोडर फैमिली के बच्चे आखिर रहस्यमय तरीके से कैसे गायब हो गए? क्या पोलक सिस्टर्स का सच में पुनर्जन्म हुआ था? आखिर जोडियाक किलर कौन था और क्यों इस कोड को आज तक कोई डिकोड नहीं कर पाया है? ऐसी ही कुछ मिस्ट्रीज आज हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 6, क्या पोलक सिस्टर्स पुनर्जन्म को सच साबित करती है? क्या आपको लगता है कि कोई मरने के बाद दोबारा जन्म ले सकता है? अगर आप डाउट में हैं तो आज हम आपको ऐसे दो सगी बहनों की कहानी बताने जा रहे हैं जो इस बात के सच होने की पॉसिबिलिटी बढ़ा देगी कि पुनर्जन्म होता है। 1957 में चर्च जाते वक्त एक कार एक्सीडेंट में 3 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें से एक 9 साल का लड़का था। 6 और 11 साल की 2 सगी बहनें। अपने बच्चों की मौत से पूरी पोलक फैमिली पूरी तरह टूट जाती है। लेकिन इस घटना के 3 साल बाद पोलक फैमिली में ही 2 जुड़वा लड़कियों का जन्म हुआ। पोलक फैमिली अपने बच्चों को एक्सीडेंट में खोने के बाद लड़कियों के जन्म से बहुत ही खुश थे। लेकिन जब ये लड़कियां 4 साल की हुई तो वह अपनी 4-5 साल पुरानी बातें याद करने लगी जो पोलक फैमिली की 2 मरी हुई बेटियों को पता थी। वह उस स्कूल की बात कर रही थी जहां वो कभी गई ही नहीं, लेकिन जिसमें उनकी मरी हुई बेटियां पढ़ने जाया करती थी। इसके अलावा उन दोनों बहनों को कार और रोड से बहुत ही डर लगता था। जब पोलक फैमिली ने इन लड़कियों को अपनी मरी हुई बेटियों के खिलौने दिए तो वो जुड़वा बहनें इन खिलौनों से ठीक वैसे ही खेल रही थी जैसे उनकी मरी हुई बेटियां खेला करती थी। और ये शक यकीन में बदल गया जब उनकी एक बेटी ने अपनी दूसरी बहन के गोद में सिर रखा हुआ था और दूसरी बहन बोल रही थी कि देखो तुम्हारी आंख से खून आ रहा है और यही तुम्हारा कार से एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद पोलक फैमिली को भरोसा हो गया था कि ये उनकी मरी हुई बेटियां ही हैं जिनका पुनर्जन्म हुआ है। पुनर्जन्म की ये घटना वाकई किसी मिस्ट्री से कम नहीं है, क्योंकि इन लड़कियों का जन्म उसी घर और उन्हीं माता पिता से हुआ था। नंबर 5, द श्राउड ऑफ तुरीन। श्राउड ऑफ तुरीन 14 फीट लंबा एक लिनन का कपड़ा है, लेकिन इस कपड़े में कुछ खास है जो आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। दरअसल इस 14 फीट लंबे कपड़े पर एक आदमी का प्रिंट बना हुआ है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये प्रिंट जीसस क्राइस्ट यानी यीशु मसीह का है, क्योंकि इस कपड़े पर बने हुए प्रिंट पर ठीक वैसे ही बॉडी और घाव के निशान है जिसे यीशु मसीह के डेथ से पहले उनके शरीर पर लगे हुए थे। ये कहा जाता है कि जब यीशु मसीह की डेथ हुई थी तो उन्हें इस कपड़े में लपेटा गया था, तभी से ये निशान इस कपड़े पर मौजूद है। वैसे इस कपड़े को लेकर बहुत सी कहानियां हैं, जिसमें से एक यह है कि जब रोमन में जीसस को क्रूसिफाई किया गया था तब जीसस की डेथ के बाद उन्हें पूरे रीति रिवाजों के साथ एक लिनन के कपड़े में लपेटकर दफना दिया गया था। लेकिन इस घटना की सबसे हैरानी की बात ये थी कि जीसस को दफनाने के 3 दिन बाद जब मकबरे का निरीक्षण किया गया तो उनकी बॉडी वहाँ नहीं थी। वहाँ पर वो सिर्फ लिनन का कपड़ा मौजूद था जिसमें जीसस को लपेटा गया था। इसलिए ऐसा माना जाता है कि श्राउड ऑफ तुरीन वही लिनन का कपड़ा है जिसमें जीसस को लपेटा गया था। अब तक इस कपड़े की बहुत सी रिसर्च की जा चुकी है। रिसर्च में पता चला है कि इस कपड़े में कुछ लैटिन भाषा और ग्रीक भाषा में वर्ड्स लिखे हुए थे, जिससे यह पक्का हो गया था कि यह कपड़ा 2000 साल पुराना है। लेकिन जब इस कपड़े की कार्बन डेटिंग चेक की गई तो पता चला कि यह कपड़ा 1200 या 1300 ईस्वी का है, जिससे इस कपड़े का जीसस से कोई रिलेशन नहीं बन पा रहा था और तभी से ये श्राउड ऑफ तुरीन एक मिस्ट्री बना हुआ है। नंबर 4, आखिर सोडर चिल्ड्रंस कहाँ हैं? सोडर फैमिली की मिस्ट्री 1945 में क्रिसमस से पहले की रात को शुरू हुई थी। सोडर फैमिली यूनाइटेड स्टेट के वेस्ट वर्जीनिया में एक छोटे से टाउन फेथविल में रहती थी। इस फैमिली में जॉर्ज सोडर और जेनी सोडर्स अपने 10 बच्चों के साथ रहते थे। जब सोडर फैमिली को घर में आग लगने का एहसास हुआ तो वह सब अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागे। जॉर्ज ने बाहर देखा कि उनके 5 बच्चे अभी भी बाहर नहीं आए हैं। वहीं घर को पूरी तरह से आग की लपेटों ने घेर लिया था। जब जॉर्ज ने आग बुझाने के लिए पानी ढूंढा तो सारा पानी उन्हें बर्फ में जमा हुआ मिला। जब जॉर्ज के पड़ोसियों ने फायर ब्रिगेड को कॉल करके बुलाने की कोशिश की तो किसी का भी फोन काम नहीं कर रहा था। आखिरकार घर ऐसे ही सुबह तक जलता रहा। 25 दिसंबर की सुबह जब पुलिस सोडर फैमिली के घर पहुंची तो वहां जॉर्ज के 5 बच्चों की बॉडीज और लाश नहीं मिली। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पाया कि उस एरिया के सभी टेलीफोन लाइंस कटी हुई थी। जेनी यानी बच्चों की मां से पूछताछ करने पर पता चला कि रात को आग लगने से ठीक 1 घंटे पहले किसी ने उनके घर पर फोन किया
था, लेकिन जेनी ने उन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया था और इन्वेस्टिगेशन होने पर पता चला कि एक अनजान आदमी को बहुत दिनों से जॉर्ज के घर के बाहर देखा जा रहा था, लेकिन उस आदमी और सोडर फैमिली का आज तक कुछ पता नहीं चला है। ये घटना आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। नंबर 3, तूतनखामुन का खंजर। पैरांस एशियंट इजिप्ट के राजाओं को कहा जाता था और तूतनखामुन पैरांस का आखिरी राजा था, जिसे किंग तूत के नाम से भी जाना जाता था। तूतनखामुन की मम्मी पहली बार 1922 में इजिप्ट से डिस्कवर हुई थी। तूतनखामुन की मम्मी असल में 3 ताबूतों के अंदर दफन थी और जब तूतनखामुन की मम्मी को खोला गया तब उसकी मम्मी ने गले में एक तावीज पहना हुआ था और उनकी पूरी मम्मी सोने से बने हुए गहनों से ढकी हुई थी। साथ ही उनकी मम्मी के साथ 2 खंजर भी मिले थे, जिसे पहली बार देखने में लगा कि इनमें से एक खंजर लोहे का था और दूसरा सोने का था, लेकिन कहानी बिल्कुल अलग थी, क्योंकि पिछली हुई रिसर्च और खंजरों के इमेज से पता चला कि यह खंजर असल में लोहे का नहीं बल्कि इनमें किसी मीटियोराइट के मटेरियल का इस्तेमाल किया गया होगा। लेकिन स्टडी के मुताबिक जिस तरह का निकल इन खंजर को बनाने में किया गया है, वह निकल हमारी अर्थ पर उत्पन्न ही नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि ये खंजर तूतनखामुन को दूसरी दुनिया के लोगों ने तोहफे में दिया होगा। यही वजह है कि आज तक यह पता लगाना नामुमकिन है कि आखिर तूतनखामुन का खंजर किसने बनाया होगा और इसे बनाने के लिए मटेरियल उन्हें कहां से मिला होगा। इस बात को लेकर आज तक कुछ पता नहीं चल पाया है, इसलिए यह खंजर आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। नंबर 2, द जोडियाक किलर। जोडियाक किलर की मिस्ट्री असल में 20 दिसंबर 1968 में शुरू हुई थी। 20 दिसंबर 1968 से लेकर 11 अक्टूबर 1969 सैन फ्रांसिस्को में लगभग 5 लोगों का मर्डर हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि इन सभी मर्डर्स को एक ही तरीके से किया गया था। सबसे पहला मर्डर 2 टीनेजर्स का हुआ था, जिन्हें उनके कार के अंदर गोली मार दी गई थी। दूसरा मर्डर 4 जुलाई 1969 को दार्जिलिंग फायरिंग और माइक मैच्यो का हुआ था, लेकिन माइक उस अटैक से बच गए थे, जिसके बाद एक आदमी ने कॉल करके दोनों की मर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। जिसके बाद 1 अगस्त को किलर ने अलग अलग न्यूज़पेपर को लेटर भेजकर मर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और इस खबर को पेपर में छापने की डिमांड की और इस लेटर में किलर ने अपना नाम जोडियाक बताया था, लेकिन पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि यह लेटर फेक था। जिसके बाद 27 सितंबर को एक और मर्डर हुआ और उसके बाद 11 अक्टूबर को एक कैब ड्राइवर का मर्डर हुआ, जिसको 3 बच्चों ने अपनी आंखों से देख लिया था, लेकिन उस वक्त किलर का चेहरा ढका हुआ था और ये केस आज भी एक मिस्ट्री है। नंबर 1, सेफर्ड मॉन्यूमेंट्स। इंग्लैंड में एक स्मारक है जिसे सेफर्ड मॉन्यूमेंट कहते हैं। इसे 1763 के आसपास बनाया गया था। इस स्मारक पर निकोलस हुसैन की पेंटिंग बनी हुई है, जिसे द आर्केनियन सेफर्ड्स कहते हैं। इस मॉन्यूमेंट के नीचे एक 10 अक्षर का कोड लिखा हुआ है, जिसे आज तक कोई भी डिकोड नहीं कर पाया है। इवन मशहूर बायोलॉजिस्ट चार्ल्स डार्विन ने भी इस कोड को डिकोड करने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी इसे डिकोड नहीं कर पाए। इसे दुनिया का सबसे मुश्किल कोड और मिस्ट्री माना जाता है। तो ये थी कुछ अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप आगे भी ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि हमारी फ्यूचर्स वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।